नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट बी चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसे कि हमने शुरुआत की थी शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री सिद्धांत की, और उसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने शिक्षा के अर्थ को जाना, और इसके साथ साथ जो फिलोसफर हैं अर्थात शिक्षा के बारे में जो दार्शनिक हैं उनके क्या विचार हैं, वो किस तरह से शिक्षा को परिभाषित करते हैं। और जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि दार्शनिकों के विचार का केंद्र मनुष्य होता है, तो पूरी तरीके से वो शिक्षा को मनुष्य के लिए ही मानते हैं, और वो ये चाहते हैं, वो ये प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य के लिए शिक्षा का जो उद्देश्य है वो एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, उसका जो अंतिम उद्देश्य हो वो भी क्लियर हो, और मनुष्य शिक्षा के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता है इसको भी वो बताते हैं। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे शिक्षा के समाजशास्त्री संप्रत्यय, अर्थात जो समाजशास्त्री शिक्षा शास्त्री हैं वो उन लोग शिक्षा को क्या मानते हैं और किस तरीके से शिक्षा को परिभाषित करते हैं, उनका समाज को देखते हुए शिक्षा के बारे में क्या विचार है, उसी पर ही चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भाग 2 में पढ़ेंगे शिक्षा का समाजशास्त्री संप्रत्यय। तो जैसे कि हमने बात की थी दार्शनिकों के बारे में कि दार्शनिकों का विचार केंद्र मनुष्य होता है, उसी प्रकार समाजशास्त्रियों का जो विचार केंद्र होता है वो दोस्तों क्या होता है, समाज। ये शिक्षा को हो या किसी भी चीज़ को जो है वो समाज की नज़र से देखते हैं, तो इनके विचार का केंद्र मुख्य रूप से समाज होता है। पहली बात तो ये एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। दूसरी बात है, शिक्षा को ये व्यष्टि और समाज के विकास का साधन मानते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया है व्यष्टि, जिसको समझने में शायद आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, पर बहुत ही सरलता से मैं बताता हूँ आपको। आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक व्यष्टि और दूसरा समष्टि। व्यष्टि की जब बात करते हैं तो व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल, और जब हम समष्टि का बात करते हैं तो कोई एक ग्रुप, एक पॉपुलेशन, एक पूरे पॉपुलेशन की बात करते हैं जहां समूह हो। और जब हम व्यष्टि की बात करते हैं तो उसी समूह से अलग किया हुआ कोई व्यक्ति या कोई पदार्थ हो सकता है, जिसे हम व्यष्टि कहते हैं। तो यहाँ आप समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि व्यष्टि का मतलब एक अलग व्यक्ति और समाज का मतलब लोगों का एक समूह, जिसे हम समाज बोलते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि शिक्षा जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत इंडिविजुअल विकास करने के लिए, तथा जो आपका समष्टि है अर्थात जो एक ग्रुप्स है, जो समाज है, उसके विकास में भी ये सहायता करती है। कौन? शिक्षा। इसको एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि एक अकेले व्यक्ति को, जो एक इंडिविजुअल है, उस व्यक्ति का भी शिक्षा विकास करती है, और जब एक व्यक्ति का विकास करेगी तो आपको पता है कि समाज कैसे बनता है। एक एक व्यक्ति अर्थात कई व्यक्ति जब एक साथ मिल जाते हैं, जिस तरीके से एक दीवार बनती है कि एक एक ईंट मिलाकर के एक दीवार का निर्माण होता है, जैसे कई सेल्स को मिल करके जो है वो अंग बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, कई ऑर्गन्स मिल करके फिर एक पूरा बॉडी का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार एक व्यष्टि, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो है एक एक करके कई जब व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो वो फिर कहलाता है समष्टि, या जिसे हम समाज कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। तो जब शिक्षा किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करेगी और इसी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति को प्रभावित करेगी, तो जब वो आपस में ग्रुप्स बनाएंगे तो पूरी तरीके से वो ग्रुप जो है वो अब परिवर्तित मिलेगा, अर्थात वो चेंजमेंट उसका हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि ये करने के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है। ये व्यक्ति और समाज दोनों के विकास का साधन मानते हैं। अब ये शिक्षा को किस स्वरूप में देखते हैं, किस प्रकृति में देखते हैं, तो वो कुछ बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी चर्चा इसी पर होने वाली है। हालांकि अगर आप बुक्स में देखने जाएंगे तो आपको एक एक दो दो पन्ना जो है सिर्फ एक हेडिंग पर समझाया गया है। आपको सिर्फ सुनते रहना है, ज़्यादा दिमाग आपको एक्स्ट्रा लगाना नहीं है, बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। मैं हर एक बात को समझाता हूँ। पहला पॉइंट है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो दोस्तों जैसे कि कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि हम जो भी हैं वो हमारे विचारों ने बनाया है, अर्थात एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति क्या है, वो उसके जो विचार हैं असली में वही वो है। और बाहर से देखने में तो हर एक व्यक्ति की शक्ल, सूरत, जो है बॉडी लैंग्वेज अलग अलग मिलती है, लेकिन उसके जो विचार हैं वो विचार भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और ये विचार आते कहाँ से हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये विचार कहाँ से आते हैं। ये विचार हमारे समाज से आते हैं, और इन विचारों को हम अपने मस्तिष्क में किस तरह से इकट्ठा करते हैं, तो वो भाषा इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब जिस समूह से आप आए हैं, जिस क्षेत्र से आप आए हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो समाज है, वहाँ की जो भाषा है,
वही आप सीखे होंगे और उसी आधार पर आपका जो है विकास होता है। तो यहाँ शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है ये माना गया है, अर्थात जो हम सीखते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे समाज से ही वो चीज़ आती है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला काम क्या है कि वो जो है बच्चा धीरे धीरे उस समाज में या उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में उसका जन्म हुआ है, वहाँ की भाषा को सीखना शुरू करता है और उस भाषा को वो अंगीकृत करता है, अपनाता है। अपनाने के बाद उन्हीं भाषा के शब्दों के माध्यम से ही वो चिंतन करता है, क्योंकि बिना भाषा के चिंतन भी संभव नहीं है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी चिंतन करते हैं, कहीं न कहीं पूरी तरीके से भाषा पर ही वो चिंतन आधारित होता है। भाषा के द्वारा ही चीज़ें जो हैं मस्तिष्क में हम रखते हैं, उनको समझते हैं, इसलिए भाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात जो है, मैंने विचार की बात की, तो हमारे विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही आते हैं और यही एक कारण है कि ये कहा जाता है कि जैसा समाज में आप रहोगे उसी तरीके की विचारधारा आपकी बनेगी। और आप देखते भी हैं कि अलग अलग भाषाई क्षेत्रों में अलग अलग जो बच्चे का जन्म होता है वो उसी तरीके की भाषा को अपनाता है, उसी कल्चर को अपनाता है। तो कल्चर का मतलब आचरण, संस्कृति और सभ्यता, ये चीज़ें भी कहाँ से आती हैं? ये भी समाज से ही आती हैं। हमारा रहन सहन, जैसे हम पहनावा कहते हैं, हमारा खान पान, हमारी भाषा, हमारे बोलचाल का ढंग, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही आती हैं और इसीलिए शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान, भाषा, विचार, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो समाज से आती हैं। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि शिक्षा सिर्फ ये, इसका मतलब तो ये सीधा सा हो गया कि जो समाज में है वो गलत हो या सही हो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसी तरीके से शिक्षित होते हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा का काम ये भी है कि समाज की जो चीज़ें हैं जो सच में उस परिस्थितियों में, जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, पहले थी लेकिन आज वो उपयोगी नहीं है, तो उन चीज़ों को बदल भी दिया जाता है। और बदला तभी जा सकता है जब शिक्षा होगी, बिना शिक्षा के बदलाव भी जरूर नहीं हो सकता है। तो समाज से हम सीखते हैं और उसी समाज में बदलाव भी होता है और ये बदलाव जो है शिक्षा के द्वारा होता है। ठीक है, और यही एक कारण है कि इसको एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। तो हम आचरण जो करते हैं वो भी हमारे समाज से आता है। ठीक है, संस्कृति है, सभ्यता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमारे समाज से आती हैं और इसीलिए शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी सोचते हैं और जिस चीज़ के बारे में जैसे सोचते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज से ही आता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने समाज के दायरे से, जिस हम वर्ग से आए हैं, जिस समाज से आए हैं, जिस क्षेत्र से आए हैं, उससे ऊपर उठ कर के नहीं सोच पाते हैं। इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हुए हैं। कहीं ना कहीं आप रूढ़िवाद का शिकार हो गए हैं, कहीं ना कहीं आप पूर्वाग्रहों का शिकार हो गए हैं। हालांकि समाज की जो चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट तो हैं ही, और कई बार ऐसा होता है कि गलत संगत अगर मिल जाती है तो गलत चीज़ें भी हम सीख जाते हैं। और समाज में रहते हुए हम ये कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि हम अलग से कुछ कर पाएँ। कहीं ना कहीं हमारा समाज हमें ज़रूर प्रभावित करेगा। हम कितना भी उस समाज से अपने आप को अलग रखने की कोशिश करें, लेकिन वो समाज हमें प्रभावित ज़रूर करता है। और इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें समाज का रूप जो है वो समय के अनुसार बदलते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बहता हुआ पानी जो है वो साफ़ रहता है, लेकिन एक जगह इकट्ठा जो जल है जब भर जाता है तो उसमें तमाम सारी गंदगी आ जाती है। इसलिए बहते हुए समाज की तरह हमको चलना है और अपने आप में परिवर्तन करते हुए चलना है। और हर एक व्यक्ति जो है वो एक समाज का हिस्सा है, और इसलिए सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि जब हम समाज का हिस्सा बनते हैं तो हम अपने आप को बदलें, समाज के अनुसार बदलें और इस वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलें। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी रह गई, क्योंकि शिक्षा का काम ये भी है कि आपको परिस्थितियों के अनुसार समायोजन सिखाए। वो जैसी समस्या, जैसी परिस्थितियां आएँ उनके अनुकूल आप अगर अपने आप को बना पाते हैं। अगली बात जो है वो ये समाजशास्त्री कहते हैं कि शिक्षा अविरत प्रक्रिया है। अविरत प्रक्रिया का मतलब ये क्या है कि शिक्षा जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और आप देखते हैं कि समाज के सदस्य
धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, लेकिन जो शिक्षा है वो निरंतर चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ट्रांसफ़र होती रहती है, हस्तांतरण होता रहता है। आप जिस घर से आते हैं, आप सोचिए आपके जो पूर्वज हैं, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, उनकी बहुत सारी चीज़ें आप अपनाते हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें भूल गई हो, लेकिन फिर भी उनका कल्चर आप अपना करके आगे बढ़ते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरीके से सभ्यता संस्कृति की जो चीज़ें हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती रहती हैं, निरंतर चलती रहती हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे मैंने पहले कहा कि समाज जब बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और जो आवश्यकताएं हैं जब वो बदलती हैं, तो उसके अनुसार जो है हमें अपने आप को भी बदलना पड़ता है। तो शिक्षा क्या है? एक अविरत प्रक्रिया है। शिक्षा में संशोधन होते रहते हैं और समाज में संशोधन होते रहते हैं वो शिक्षा के माध्यम से, और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रहती हैं। अर्थात चीज़ों का, गुणों का, आचरण का, विचार का, भाषा का जो है हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलता रहता है, और ये लाइफ टाइम चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, ये रुकता नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने पहले कहा कि समाज के सदस्य तो खत्म होते जाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बंद नहीं होती। तो इसलिए शिक्षा अविरत प्रक्रिया है। अगली बात कहेगी कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। द्विध्रुवी प्रक्रिया है अर्थात यहाँ ये माना जाता है कि द्विध्रुव कौन कौन से होंगे। एक ध्रुव क्या होगा? एक ध्रुव होगा जो प्रभावित करता है, प्रभावित करने वाला। एक तो इसमें रहेगा प्रभावित करने वाला, और दूसरा जो ध्रुव है, दूसरा ध्रुव रहता है प्रभावित होने वाला, प्रभावित होने वाला। तो आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रभावित करने वाला है वो शिक्षक है और जो प्रभावित होने वाला है वो छात्र है। ऐसा जो है समाजशास्त्री मानते हैं कि दो चीज़ें होती हैं। इस तरह से द्विध्रुवी प्रक्रिया है शिक्षा। और इसी प्रकार जो है एक मनोवैज्ञानिक, एक फिलोसफर हैं जॉन डीवी, जॉन डीवी को भी आपने पढ़ा होगा। जॉन डीवी भी कहते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। ये कहते हैं कि शिक्षा जो है वो मनोवैज्ञानिक है और दूसरा जो है सामाजिक, सामाजिक वातावरण। एक मनोवैज्ञानिक वातावरण और दूसरा है सामाजिक वातावरण। अब मनोवैज्ञानिक वातावरण की बात करें तो सीखने वाले, क्योंकि एक सीखने वाला होगा और एक सिखाने वाला होगा। यहाँ ये कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक वातावरण का मतलब है कि सीखने वाले की रुचि, उसकी रुझान, उसकी शक्ति कैसी है, ये उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण है। अगर आप सीखना ही नहीं चाहते हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सामाजिक वातावरण है वो कितना भी हमें अच्छा मिले, लेकिन हम अपने आप में चेंजमेंट नहीं कर पाते। अगर हमारा रुझान अच्छा है, हमारी रुचि अच्छी है और हम शक्ति के साथ, पावर के साथ अगर सीखना चाहते हैं, तो ये जो प्रभावित करने वाला जो हमारा सामाजिक वातावरण है वो हमारे अनुकूल प्रभावित करता है, और वरना आप विपरीत जाने लगते हैं तो आप सीखना आपका बंद हो जाता है। तो ये कहते हैं कि दो ध्रुव हैं, एक मनोवैज्ञानिक और एक दूसरा सामाजिक। मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि सीखने वाले की रुचि, रुझान और शक्ति, और सामाजिक वातावरण का मतलब है कि जो हम अपने आसपास देखते हैं। हालांकि एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ देनी जरूरी है, ये तो दो ही चीज़ें बताते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है वो हमें प्रभावित नहीं करता। सामाजिक वातावरण का मतलब है कि जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, और उनकी जो भाषा है, उनके जो विचार हैं, उनका जो आचरण है, उनका जो कल्चर है, ये तो प्रभावित करता है। लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक वातावरण को हम कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी तो प्रभावित करता है। अर्थात अगर आपको उचित वातावरण नहीं मिला, मतलब अच्छी हवा नहीं मिली, अच्छा पानी नहीं मिला, अच्छा भोजन नहीं मिला, तो ऐसी स्थिति में भी आपका विकास रुक सकता है ना। तो इसलिए प्राकृतिक वातावरण को भी जोड़ना चाहिए। हालांकि जॉन डेवी ने सिर्फ दो ये ध्रुव की बात की है। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि शिक्षा जो है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। अगली बात है कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। जैसा मैंने पहले बताया कि शिक्षा जो है, शिक्षा के माध्यम से चीज़ों का हस्तांतरण होता है। आज जो हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास जो ज्ञान है, हमने जो सीखा है, उसको हम दूसरे को देंगे और वो फिर उन चीज़ों में परिवर्तन करके या हूबहू वही चीज़ें फिर दूसरे को देता है। इस तरीके से शिक्षा क्या करती है, खुद का विकास, उसके बाद फिर दूसरे का विकास, और वो फिर किसी तीसरे के विकास में सहायक होती है। और इस तरीके से हम अपने विकास के साथ साथ शिक्षा के माध्यम से दूसरे का विकास करते हैं, और इस तरीके से निरंतर चलता रहता है।
ठीक है। इस तरीके से जो है ये शिक्षा जो है वो विकास करते हुए आगे जो है गतिशील रहती है, चलती रहती है। तो इसी को बोला गया है शिक्षा जो है विकास की प्रक्रिया है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सिर्फ क्या मनुष्यों को ही प्रभावित करती है, क्या पशुओं को नहीं करती? बिल्कुल, पशु भी प्रभावित होते हैं, वो भी सीखते हैं, लेकिन बस ये है वो क्या सीखते हैं, वो परिस्थितियों में अपनी आत्मरक्षा केवल सीख पाते हैं कि हमें वो परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं ताकि वो जिंदा रहें, पशु। लेकिन मनुष्य के अंदर एक चीज़ ये है कि वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, ये भी बात होती है। और दूसरी बात ये है कि वो परिस्थितियों को बदल भी सकता है। पशु परिस्थितियों को बदल नहीं सकता है, लेकिन मनुष्य जो है वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल भी सकता है और परिस्थितियों को बदल भी सकता है, अर्थात अपने वातावरण को नियंत्रित भी कर सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है, उनको बदल भी सकता है। और इसीलिए तो कहते हैं कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान अगर कोई जीव है तो वो मनुष्य है। उसके जो मस्तिष्क की कार्यात्मक क्षमता है वो हर एक प्राणी से अधिक है। हाँ, अब अगर उसको शिक्षित नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पशु समान वो रह जाता है, इसलिए शिक्षा जरूरी है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो पशुवत व्यवहार करता है। और पशुवत व्यवहार का मतलब क्या है? उसकी भाषा जो है वो बदली हुई होगी, उसका जो आचरण है वो बदला हुआ होगा, है ना। तो वो एक अलग व्यक्तित्व दिखता है। लेकिन अगर जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसका एक अलग व्यक्तित्व होता है। तो शिक्षा का काम क्या है? मनुष्य को मनुष्य बनाना, ना कि मनुष्य को पशु रहने देना। वैसे अगर वैज्ञानिक तो यही मानते हैं कि मनुष्य क्या था, पहले पशु था, और ये शिक्षा की बदौलत ही आज वो एक आधुनिक मानव बन पाया है, जो कि बहुत सारी चीज़ों को खुद डिस्कवर कर रहा है, खुद उसने खोजा है, खुद सर्च किया है। और आज देखिए मनुष्य जो है किस तरीके से अपने आप को इतना आगे लेता चला जा रहा है कि दुनिया, वो उसको ऐसा लगता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है शिक्षा के माध्यम से हुआ है। अब बात ये आती है, आपको एक बार फिर बता दूं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे। देखिए, शिक्षा, मैं उस औपचारिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, औपचारिक शिक्षा भी जरूरी है, हमारी स्कूली शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन मनुष्य जो है वो सीखता भी रहता है हर जगह से। अर्थात इसको और संक्षेप में अगर बात करें तो जब हम निश्चित उद्देश्यों को लेकर के सीखते हैं तो औपचारिक शिक्षा है। जैसे स्कूल पे एक निश्चित उद्देश्य होता है शिक्षा का कि हमें यही सिखाना, यही पढ़ाना, यही पाठ्यक्रम है ना, यही शिक्षण विधि है। तो वो एक निश्चित सीखना हो गया, वो औपचारिक हो गया। लेकिन अनिश्चित तरीके से जब हम हर जगह पर और हर कुछ सब कुछ सीखते रहते हैं तो ये अनिश्चित तरह का होगा, जिसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। हम अपने मित्र से सीख रहे हैं, हम पेड़ पौधों से सीख रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति से, हर एक वस्तु से सीख रहे हैं, तो वो अनौपचारिक शिक्षा हो गई। दूसरी बात, जैसे विकास की प्रक्रिया हमने यहाँ पर बात की थी, तो विकास प्रक्रिया का मतलब ये है कि जैसे जैसे जो है समाज बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, वैसे वैसे पाठ्यक्रम भी बदलता है, शिक्षक के पढ़ाने का तरीका भी बदलता है, शिक्षण विधियाँ भी बदलती हैं वक्त के अनुसार। जैसा जैसे परिस्थितियाँ बदलती हैं वैसे चीज़ें बदलती भी रहती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में जो टीचिंग मेथड बहुत ही प्रभावी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में वही जो मेथड है, टीचिंग मेथड है, वो काम आए। इसलिए हम शिक्षा को एक विकास की प्रक्रिया मानते हैं कि अगर आज वो मेथड बालक का विकास नहीं कर रही है तो उसको बदल दिया जाना चाहिए, और बदल भी दी जाती है। और फिर उस बालक के मन मुताबिक कि जैसे वो सीख सकता है, हम उसके अनुसार एक नई टेक्निक्स का क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, उसका क्रिएशन करते हैं, इनोवेशन करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। अब कुछ हम बात करते हैं परिभाषाओं की। तो मैंने 2 परिभाषाएं ली हैं। पहली परिभाषा है भैरवनाथ झा की। ये कहते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है। अर्थात कहीं ना कहीं ये निश्चित जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी बात करते हैं, और ये साफ साफ कहते हैं कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। सोशल इंटरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप सोचिए, अगर आपको अकेले जन्म से ही अगर आपको जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप चूंकि इस समाज से मनुष्यों के बीच में नहीं रहेंगे तो आपका सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आपकी इस समाज की कोई भाषा नहीं होगी। जंगल की भाषा बोलेंगे आप, पशु पक्षियों की भाषा, क्योंकि पशु पक्षियों के बीच में रहेंगे, है ना, तो वो वाली भाषा बोलेंगे आप। तो इसलिए सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, समाज के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बस ये है कि अगर आप शिक्षित नहीं हैं और चीज़ों को समझते नहीं हैं तो समाज अगर खराब है तो उस खराब समाज का
भी असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक सभ्य, सुसंस्कृत और शिक्षित नागरिक के रूप में अपने आप को बदलते हैं, और ये कैसे बदलेगा, जब आप शिक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एक अच्छा गुरु आपको मिलेगा, तो ऐसे में फिर आप समाज को भी बदल सकते हैं। क्यों, कैसे बदलेंगे? अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब ठेका लिखा रखें कि आप सारे लोगों को बदलना शुरू करेंगे, नहीं। आप जिस जगह पर रहेंगे, चूंकि आप शिक्षित हो चुके हैं, तो आप अपना प्रभाव जरूर छोड़ेंगे और ना चाहते हुए भी आपका प्रभाव लोगों के बीच में जाएगा, और ऐसे में जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो शिक्षा के द्वारा नए नए परिवर्तन भी होते रहते हैं, लोगों के व्यवहारों में परिवर्तन होते रहते हैं, और इसलिए जो है, और कोई व्यक्ति जो है, वो जो समाज है, वो अपने हित के अनुसार ही शिक्षा को अपनाता है। ये कहना है भैरवनाथ झा का। अगले जो शिक्षा शास्त्री, समाज शास्त्री भी हैं, ओटावे, उनकी परिभाषा है। वो कहते हैं कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यष्टियों और सामाजिक समूहों के बीच अंतरक्रिया है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, व्यष्टियों का मतलब इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि एक ये व्यक्ति है, ये इंडिविजुअल है। लेकिन जब कई सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, कई सारे एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये इंडिविजुअल है। और ये इंडिविजुअल क्या है, यहाँ पर जब एक साथ हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये बन जाता है समष्टि, ये बन जाता है समाज, और ये इंडिविजुअल हो गया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यष्टियों और सामाजिक समूहों के बीच अंतरक्रिया है। अब ये भले ग्रुप में हैं, मान लेते हैं 4 हैं, ये भले ही ग्रुप में है, लेकिन अब ये इंडिविजुअल एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। ये इसको प्रभावित करेगा, ये इसको प्रभावित करेगा, ये इसको प्रभावित करेगा, ये इसको प्रभावित करेगा। अर्थात जब हम 10 लोग आपस में एक साथ होते हैं, तो हमारी अलग अलग विचारधारा जरूर होगी, लेकिन हम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उसको कहा जाता है कि इसका जो पर्सनालिटी है बहुत अच्छी है, इसका व्यक्तित्व प्रभावशाली व्यक्तित्व है, क्योंकि वो ग्रुप को ही सीधा प्रभावित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है, क्या है कि व्यष्टि और सामाजिक समूहों के बीच में सोशल इंटरेक्शन होता है। अब भले ही ये ग्रुप में है, लेकिन इनका अपना एक व्यक्तिगत अस्तित्व भी है, अर्थात इंडिविजुअल अस्तित्व भी है, भले ग्रुप में ये हैं। तो इंडिविजुअल इनका जो है अस्तित्व, वो और जो ग्रुप में रहते हैं वो आपस में जब एक साथ सोशल इंटरेक्शन, अंतःक्रिया करते हैं, अर्थात घुलते मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। तो यहाँ ये कहा जाता है कि जब हम शिक्षा की बात करें समाज में, तो अब इनके कुछ निश्चित उद्देश्य होंगे, अर्थात ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को कुछ सिखाया जाना है हमको, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, निश्चित उद्देश्य। तो शिक्षा के निश्चित उद्देश्य जब रखे जाएंगे समाज में, और फिर ये एक एक व्यक्ति को सिखाया जाएगा, फिर आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करके ये सीखते हैं, और हम निर्धारित कर लेते हैं कि हमें बालक को ये सिखाना है। आप सोचिए, क्लास में जो बच्चे होते हैं, वो तो ग्रुप्स में ही बैठते हैं, है ना, कम से कम 30-40 बच्चे एक क्लास में ग्रुप में बैठते हैं, और हमसे ये भी कहा जाता है एज ए शिक्षक कि हम हर एक बालक को देखें। तो हर एक बालक को देखने का मतलब है आप इंडिविजुअल को देखेंगे, लेकिन आप ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले एक क्लास में एक ही बच्चे को पढ़ाएं, है ना। अब हम ये भी देखते हैं कि हमने एक इंडिविजुअल को पढ़ाया है, तो वो इंडिविजुअल का प्रभाव बाकी लोगों इंडिविजुअल पे पड़े, और इस तरह से जो है शिक्षा एक से दूसरे तक ट्रांसफर होती रहती है। हमसे ट्रांसफर हुई इंडिविजुअल में, फिर उससे और फिर हम एक आपस में ग्रुप बन जाते हैं। तो यहाँ समाजशास्त्रियों का ये कहना है कि समाज बिना इंडिविजुअल के नहीं हो सकता है ना, बिना एक व्यक्ति की समाज बन ही नहीं सकता है, और जब एक एक व्यक्ति को हम प्रभावित करेंगे, पूरा समाज प्रभावित होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ओटावे की ये परिभाषा यहाँ पर हमने पढ़ी। तो इस पार्ट 2 में हमने शिक्षा के समाजशास्त्री संप्रत्यय के बारे में जाना, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे शिक्षा के जो अर्थशास्त्रीय संप्रत्यय हैं और जो उसके मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।